हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं संजय केवट आज चर्चा करूंगा आपके सामने एग्रीकल्चर को लेके। तो एग्रीकल्चर में आपको पता है कि जो एक एग्जाम होने वाला है डेट, जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उसका आपके सामने डेट आ चुकी है। और उसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि उसकी फॉर्म भरने की डेट कब है। तो आपके फॉर्म भरने की डेट 28 अप्रैल से 28 मई तक, यानी कि एक महीने तक आप जेट का फॉर्म भर सकते हो और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इसकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट आपको मिल जाएगी SK न्यू जेट के नाम से है, वहां पर जाके आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या है, एग्जाम डेट कब है इसकी 29 जून को, यानी कि 29 जून को किसका पेपर होने वाला है, जेट का पेपर होने वाला आपको। ये आपको सूचना मिल गई है। अभी आपको जैसे अपने 28 अप्रैल से स्टार्ट होंगे फॉर्म स्टार्ट होते हैं, आज से स्टार्ट हो गए, तो आप क्या करें, आपके आसपास में जो मित्र है वहां पर जाके इस फॉर्म को सबमिट करें और किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं करे। जो आपको फॉर्म में बताई गई है, जो आपको सूचना दी गई है, उसको प्रॉपर आप उसी प्रकार से फॉलो करें और ऑनलाइन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करें। देखो आप, और इसका डेट कब, आपको 29 जून को इसका पेपर होने वाला है। देखो आगे देखो नेक्स्ट, आज हम चर्चा कर रहे हैं जेट के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस को लेके। देखो, आपको पता है कि सिलेबस इतना लेंथी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जैसे कोई 2002 से अब हो गई 2025, यानी कि इतने जो पेपर हो रहे हैं जेट के, उनमें से जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि मान लो एग्रीकल्चर के आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन में से ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो वापस रिपीट होते हैं, यानी कि पिछले वाले पेपरों से। तो आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है कि कोई गाइड लेके आनी है और उस गाइड में आपको जेट की जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको सम्मिलित करना है और उनका क्या करना है, डेली रिवाइज करना है, उसका सॉल्यूशन करना है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो आज हम जेट के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस लेके आए, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखो, जेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको पता है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एक बात कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है, इसमें से सही सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। पोमोलॉजी, लैटिन प्लस ग्रीक। सेकंड क्या है आपके सामने, फ्लोरिकल्चर, लैटिन, फ्लोरिकल्चर, लैटिन, अर्बोरिकल्चर, ग्रीक प्लस लैटिन। अब इसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है, अर्थात आपको एक चीज बतानी है कि इसमें से 3 तो सम्मिलित है और ऐसा एक जो वो क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा है, तो आपको बताना है। तो बताओ, कमेंट करो। ये तो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्रीकल्चर के जनरल क्वेश्चन है, आपको एक सामान्य कृषि के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। इसे पता है सब बच्चों को, मेरे को पता है, सब बच्चों ने याद कर रखा है ये चीजों को। तो देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा आएगा इसके अंदर आंसर, सर बताओ आप। देखो, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का। किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन, इसमें करते हैं अपन फलों का अध्ययन। सेकंड क्या है, ओलेरिकल्चर, अर्थात पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन प्लस ग्रीक। क्यों सर, इसमें 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होता है पोमम, क्या है, प्लस लॉजी, तो क्या बना, पोमोलॉजी। और जो पोमम शब्द है ये लैटिन भाषा का, कौन सी भाषा का, लैटिन। और जो लॉजी शब्द है ये कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। आई बात समझी, तो कौन सा शब्द हो गया, लैटिन प्लस ग्रीक। देखो आगे नेक्स्ट आपके सामने ओलेरिकल्चर, क्या है, ओलेरिकल्चर। और जो ओलेरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर के अपन किसका अध्ययन करते हैं, ओलेरिकल्चर का अध्ययन किया जाता है सब्जियों का। किसका अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का अध्ययन, इसे तो क्या जाता है, ओलेरिकल्चर के अंदर। किसमें किया जाता है, ओलेरिकल्चर के अंदर। देखो आगे आपके सामने एक नेक्स्ट और ऑप्शन आया है, वो है फ्लोरिकल्चर, अर्थात फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का। किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन। और फूलों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, किया जाता है फूलों का। देखो आगे आगे अर्बोरिकल्चर। अब अर्बोरिकल्चर के अंदर जो शब्द लिखा हुआ है ग्रीक प्लस लैटिन, अर्थात ये शब्द गलत है, ये ग्रीक प्लस लैटिन का नहीं होता है, सिर्फ कौन सी भाषा का शब्द होता है, अर्बोरिकल्चर। एक कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का। और अर्बोरिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, अर्बोरिकल्चर के अंदर अपने अध्ययन किया जाता है किसका, ये तो आप बता दो भाई साहब। ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, उनको मैंने ये बता रखा है इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। आई क्वेश्चन समझ में, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, पोमोलॉजी कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन प्लस ग्रीक, अर्थात किसका अध्ययन करेंगे, फलों का अध्ययन। और 2 शब्द पोमम प्लस लॉजी, अर्थात पोमम कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का, और लॉजी कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का। देखो आगे ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर के अंदर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। और किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। आगे क्या है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, फूलों का। अर्थात अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर में आपको पता होना चाहिए कि किसका अध्ययन करते हैं, ग्रीक, इसका किसका अध्ययन करते हैं, ये तो आप कमेंट करके बताओगे, लेकिन भाषा का कौन सा है, लैटिन भाषा का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इनमें से सम्मिलित नहीं है, और सम्मिलित कौन सा नहीं है आपके पास, अब ये नहीं है भाई साहब, अर्बोरिकल्चर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उद्यान विज्ञान की प्रथम पुस्तक, यानी कि कौन सी, हॉर्टिकल्चर की, किसकी, हॉर्टिकल्चर की जो प्रथम बुक है वो कौन सी है। तो हॉर्टिकल्चर की प्रथम बुक जिसका नाम क्या है, फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया, डॉक्टर
बी हेज द्वारा लिखी गई है कि जो निम्नलिखित में से किस फल पर आधारित है। अर्थात जो वो बुक लिखी वो कौन से फल पर लिखी गई थी, अर्थात मुख्य फल कौन सा था उसके अंदर। तो आपको कमेंट करके बताना है सेब, अमरूद, लीची या स्ट्रॉबेरी, कौन सा फल है। जल्दी से कमेंट, सुपर फास्ट कमेंट, सुपर फास्ट कमेंट, आपका तुरंत कमेंट आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो बताओ उद्यान विज्ञान की प्रथम पुस्तक जो कौन सी थी, फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया, और किसके द्वारा लिखी गई, W.B. हेज के द्वारा, और कौन से फल पर आधारित है। जल्दी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब आनंद ले रहे हो ना। अरे जेट का पेपर आ गया, आराम से तैयारी करनी है, अच्छी दमदार तैयारी करनी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। देखो आगे तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा सर, इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर आपके रहने वाला है लीची। क्या रहने वाला है, लीची। अर्थात क्या है ये W.B. हेज है, उनकी जो पुस्तक थी उसके अंदर कौन से फल का जिक्र मिलता है अपने को, लीची का। अगर बात की जाए आपके सामने, अगर बात आपके सामने कि जो सेब है, एप्पल है, इस एप्पल के अंदर जो आपको मिलता है वो कहां मिलता है। तो एक सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्या इसका जो उत्पादन है, इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्रांति चलाई गई थी। उस क्रांति का जो मुख्य फ्रूट्स था, वो फ्रूट्स कौन सा था आपके सामने, सेब। तो देखो जो आपके सामने क्रांति चलाई थी, गोल्डन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के अंदर जो मुख्य फ्रूट था वो फ्रूट कौन सा था आपके सामने, सेब यानी कि एप्पल। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। देखो हॉर्टिकल्चर की जो प्रथम पुस्तक थी उसका नाम क्या था, फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई, W.B. हेज के द्वारा, और कौन से फ्रूट्स के ऊपर, लीची के ऊपर। यानी कि देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऐसा युग्म बताना जो क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में उद्यान विज्ञान के जनक कौन है। तो उद्यान विज्ञान के जनक कौन है, देखो बताओ, भारत में और विश्व के अंदर। तो भारत में उद्यान विज्ञान के जनक कौन है, M.H. मैरीगोडा। भारत में सुनहरी क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर K.L. चड्ढा। भारत में अलंकृत बागवानी के पिता कौन है, A.K. मुखोपाध्याय। गुलाब के पिता कौन है, डॉक्टर B.P. पॉल। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा आपसे कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, और कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताओ। अरे तुरंत आंसर कर दो, कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ सर हमारे को थोड़ा थोड़ा पता है कि क्या पता है। अरे तुम्हारे को क्या पता है, अरे देखो इधर देखो, अगर बात की जाए किसकी, उद्यान विज्ञान की, तो उद्यान विज्ञान की आपको बात रखना है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इसके जनक। क्या ध्यान रखना है, इसके जनक। और इसके जनक दो होते हैं, कितने होते हैं, दो। देखो अगर बात की जाए उद्यान विज्ञान के जनक की, तो एक तो होता है विश्व के अंदर, कहाँ होता है, विश्व के अंदर, और एक होता है भारत के अंदर, कहाँ होता है, भारत के अंदर। तो आपको दोनों को पता होना चाहिए कि विश्व में कौन है और भारत में कौन है। तो देखो अगर उद्यान विज्ञान के विश्व में जनक की बात की जाए तो वो तो कौन है, वो तो अपने डॉक्टर K.L. चड्ढा। कौन है, नहीं डॉक्टर L.H. बेले। कौन है, डॉक्टर L.H. बेले। देखो अगर बात की जाए भारत के अंदर, तो भारत में इसके जनक आते हैं डॉक्टर M.H. मैरीगोडा। आए बात समझ में। और ये किसके जनक है, ये है हॉर्टिकल्चर के, यानी कि उद्यान विज्ञान के। उद्यान विज्ञान के कितने जनक हैं, दो जनक हैं, विश्व में और भारत के अंदर। विश्व में तो कौन है, डॉक्टर L.H. बेले, और भारत में कौन है, डॉक्टर M.H. मैरीगोडा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि उद्यान विज्ञान में जनक कौन है, भारत में कौन है, M.H. मैरीगोडा। सुनहरी क्रांति के जनक कौन है, K.L. चड्ढा। भारत में अलंकृत बागवानी के पिता कौन है, जो अलंकृत बागवानी के पिता है वो ये नहीं है, और कौन है, डॉक्टर M.S. रंधावा। कौन है, डॉक्टर M.S. रंधावा। और M.S. रंधावा कौन है, अपने अलंकृत बागवानी के ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के क्या है, जनक है। और डॉक्टर B.P. पॉल कौन, अपने गुलाब के पिता। वो गुलाब के पिता कौन थे, डॉक्टर B.P. पॉल। कौन थे, डॉक्टर B.P. पॉल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इनको आप नोट करते रहो। अगर किसी के बच्चे के पास नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या करता रहेगा, इसको नोट करता रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गोल क्रांति आल उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति कृषि के संपूर्ण विकास से, काली क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा से, गुलाबी क्रांति झींगा पालन से सुमेलित नहीं है। बताना है भाई साहब, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर कमेंट करो इसका। अरे तुरंत कर दो, इतना टाइम नहीं है, तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए कि सर इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, तुम तुरंत बता दोगे। अरे मेरे को पता है, तुम तुरंत आंसर कर दोगे इसका।
हाँ सर, आंसर आ गया हमारे को, और इसका जो आंसर रहने वाला है हम बताते हैं आपको। बताओ, देखो, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति इससे संबंधित नहीं है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। किससे संबंधित है? जो बागवानी उत्पादन है, बागवानी उत्पादन से संबंधित। अर्थात बात की जाए कि कृषि के जो संपूर्ण विकास है उसके लिए अपने को कौन सी क्रांति चलाई गई, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना कौन सी? इंद्रधनुषी या इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, आगे बताओ, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित। अगर आपको रतन ज्योत, क्या किससे संबंधित है? रतन ज्योत। और रतन ज्योत भी ऑप्शन में नहीं मिले तो किससे संबंधित है? बायोडीजल। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। और काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन। आगे देखो, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा पालन से संबंधित। तो अपना आंसर क्या रहेगा? अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, आए बात समझ में? अगर बात की जाए आपके सामने और क्रांति, तो कौन सी क्रांति थी? हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित? खाद्यान्न उत्पादन। आपसे बात की जाए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध उत्पादन। आई बात समझिए, ये सभी क्रांति किससे चलाई गई थी? प्रॉपर किसी ना किसी फ्रूट्स या किसी न किसी उत्पादन बढ़ाने के लिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाई साहब, ये क्वेश्चन में वही दे रहा हूं, सुमेलित नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है और बताना है कि बोटल गार्ड का किसका उपनाम क्या है, यानी किसको क्या कहा जाता है? बोटल गार्ड, लौकी, रेड गार्ड, कद्दू, बिटर गार्ड, टिंडा, रीस गार्ड, तुरई। अर्थात किसका नाम सुमेलित नहीं है? आपसे बताओ जल्दी से, तुरंत जल्दी से कमेंट करो। और जिसको मैंने करवा रखा है ऑफलाइन जो बेस था उसके अंदर इसका सॉल्यूशन करवा जा चुका है। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर पता है तो वो आंसर कमेंट कर सकता है। देखो, माइंड की कैपेसिटी की कितना कोई कवर कर रहा है। आई बात समझने? तो आपको बताना है कि कितना, तो जिसको जो आता है आंसर वो कमेंट करेगा। तो बताओ जल्दी से, जिसको आता है वो तुरंत इसका आंसर कमेंट कर देगा। बोटल गार्ड, लौकी, रेड गार्ड, कद्दू, बिटर गार्ड, टिंडा, रीस गार्ड, तुरई। किसका क्या आंसर रहने वाला? देखो, अगर बात की जाए बोटल गार्ड की, तो बोटल गार्ड किसको कहते हैं? लौकी को कहते हैं। रेड गार्ड किसको कहते हैं? कद्दू को कहते हैं। बिटर गार्ड किसको कहते हैं? अरे बिटर गार्ड किसको नहीं कहते? टिंडे को नहीं कहते। बिटर गार्ड किसको कहते हैं? आपको मिलते हैं कि बिटर गार्ड, और बिटर गार्ड कहा जाता है आपने किसको? करेला को। करेला, और करेला का जो क्या करेला वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? मेमोडिका चेरेनेसिया। मेमोडिका चेरेनेसिया। आई बात समझिए, इसको क्या कहते हैं? बीटर गार्ड। अगर बात की जाए आपको कौन सा गार्ड? टिंडा। जो टिंडा है इस टिंडे को क्या कहते हैं सर? फिर अरे टिंडे को कहते हैं कौन सा गार्ड? राउंड गार्ड। कौन सा गार्ड कहते हैं इसको? राउंड गार्ड। टिंडे को। आगे देखो, अगर आपको मिल जाए रीस गार्ड, तो रीस गार्ड किसको कहते हैं? तुरई को। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने क्या आंसर निकल गया? आंसर निकल गया बीटर गार्ड किसको कहते हैं? बीटर गार्ड कहते हैं करेले को, और राउंड गार्ड किसको कहते हैं? टिंडे को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो आगे, अगर बात की जाए आगे कि मसालों का राजा तथा भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? भाई साहब, ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल एक सरल क्वेश्चन है। छोटी इलायची, चाय, काली मिर्च, कॉफी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ कि मसालों का राजा तथा भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो बताओ जल्दी से, आराम से अच्छी तैयारी करो। जो आपने 11th 12th के अंदर पढ़ा, आपके पास नोट्स भी अवेलेबल नहीं है तो आप बुक्स की सहायता ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बुक से ही बनेंगे। आपको पता है कि पेपर कोई बाहर से नहीं आने वाला है, पेपर आपकी बुक से आएगा। अगर नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप बुक्स पढ़िए, और उसके अलावा आपको नोट्स की अगर आवश्यकता या डिमांड है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर आपको पता ही चैनल पे मेंशन है, आप उन पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और हमारे से जुड़ सकते हो। आई बात समझ में? अगर आपको किसी भी फॉर्म के अंदर भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। समझे बात को? लेकिन क्या है, प्रॉपर आपको क्या करना है, एक अच्छा मित्र दे के वहां से फॉर्म भरना है। नहीं है कि नहीं किसी के नाम में करेक्शन कर दिया, अपने नाम में गलत लिख दिया। फॉर्म को अच्छे से चेक करना है, उसके बाद में सबमिट करवाना है। तो देखो, हमने क्या चल रहा था क्वेश्चन कि मसालों का राजा तथा भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो बताओ,
तो देखो अगर बात की जाए भारत का काला मसालों का राजा, तो मसालों का राजा क्या है? काली मिर्च। किसको कहा जाता है? काली मिर्च को। आई बात से क्या कहा जाता है? मसालों का राजा, मसालों का राजा। और इसे क्या कहा जाता है? मसालों की रानी। मसालों की रानी। ठीक है साहब, आगे चलो, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि राजस्थान का छोटा नागपुर, राजस्थान का छोटा नागपुर किस जिले को कहा जाता है? जो राजस्थान का छोटा नागपुर है वो किसे कहा जाता है? देखो एक तो है भारत के अंदर, जो नागपुर स्थित हो, कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। अगर बात की जाए आपके नागपुर, महाराष्ट्र में, यहां पर सर्वाधिक संतरा उत्पादन, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन होता है वो कहां होता है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये कहां पर स्थित अपने? ये तो है महाराष्ट्र के अंदर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का छोटा नागपुर, अर्थात जो ऐसा जिला जहां पर क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? संतरे का। तो वो कहां होता है? झालावाड़ के अंदर। कहां होता है? झालावाड़ के अंदर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का छोटा नागपुर। यहाँ क्या होता है? सर्वाधिक संतरा। है बात समझ में? अगर बात की जाए श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर को क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्न भंडार। क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न भंडार। और ये किसको कहा जाता है? श्रीगंगानगर को। अगर बात की जाए पाली, जयपुर, तो जयपुर में क्या होता है? सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है बेर का। किसका होता है? बेर का। बेर के अलावा होता है टिंडा का। किसका होता है? टिंडा का। ये कहां पर होता है? जयपुर के अंदर। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन एक पूछ रहा था कि राजस्थान का छोटा नागपुर किस जिले को कहा जाता है? और जो राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? झालावाड़ को। इसका क्या आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो आगे क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि संस्थान राजस्थान में अवस्थित नहीं है? संस्थान जो कहां स्थित नहीं है? राजस्थान के अंदर स्थित नहीं है। उसका कौन सा संस्थान ऐसा? तो बताओ। काजरी, CIH, NRCSS, CPCRI। तो बताओ, ये तो कमेंट कर दो। राजस्थान वाला तुम्हारे को पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सा संस्थान स्थित है। तुरंत बताओ इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी से बताओ, किसका आंसर क्या रहने वाला है कि कौन सा संस्थान है जो कहां स्थित नहीं है? राजस्थान के अंदर स्थित नहीं है। जल्दी से बताओ। सोचो सोच समझाओ। इनका पूछूंगा विषय ये भी कि कौन सा कहां स्थित है। ये नहीं कि तुक्का मार दो, हाँ सर ये स्थित नहीं है। पूछूंगा फिर वो कहां स्थित है। अगर राजस्थान के बाहर भी स्थित है, बाहर किस स्थान पर स्थित हो? तो बताओ, निम्न में से कौन सा कृषि संस्थान राजस्थान में अवस्थित नहीं है? और राजस्थान में जो अवस्थित संस्थान नहीं है वो कौन सा है? ठीक है, चलो बता दिया तुम लोगों ने, तो मैं बताता हूं। देखो अगर बात की जाए आपके सामने काजरी, तो काजरी कहां स्थित है? यह जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर कहां पड़ता है? राजस्थान। आई बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्या है? CIH। और CIH कहां स्थित है? बीकानेर के अंदर। कहां स्थित है? बीकानेर के अंदर। और ये भी कहां पड़ता है? राजस्थान में। आई बात समझ में? देखो नेक्स्ट कौन सा संस्थान है? नेक्स्ट आ गया तुम्हारे सामने कौन सा? NRCSS। तो ये अपने तबीजी, और तबीजी कहां पड़ता है? अजमेर में। आई बात समझ में? अब देखो CPCRI, और ये जो CPCRI स्थित है ये कहां स्थित है? ये स्थित अपने कासरगोड, और ये कासरगोड पड़ता है केरल के अंदर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा संस्थान राजस्थान में अवस्थित नहीं है, और कौन सा नहीं है? CPCRI। ये कहां स्थित है? कासरगोड, केरल के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फलोत्पादन में किस फल का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? किस फल का अधिक क्षेत्रफल है? दो होते हैं। देखो अगर बात की जाए आपसे, तो देखो यहाँ पूरा देखो, कंफ्यूजन क्लियर कर लो। फल में अगर बात की जाए आपसे कि उत्पादन, पहले लिखो क्षेत्रफल, अर्थात किस फल का
सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत के अंदर, और ऐसा फल जिसका सर्वाधिक उत्पादन है। तो देखो अगर बात की जाए क्षेत्रफल के अंदर, तो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान आता है अपने आम का। किसका आता है? आम का। और बात की जाए उत्पादन में, तो उत्पादन में सर्वाधिक स्थान आता है केले का। और जो केले आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। जो केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आए बात समझ में? आई के बाद समझ में? क्षेत्रफल और उत्पादन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कि फलोत्पादन में किस फल का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, और किसका है? आम का। किसका है? आम का। ऑप्शन नंबर बी। आए बात समझ में? और केला, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो लिखो केले का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है मूसा पेराडिसिएका। पेराडिसिएका। आम की बात की जाए तो आम का क्या होता है? मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। अगर बात की जाए आपसे पपीता, तो पपीता का क्या होता है? केरिका पपाया। और बात की जाए अंगूर की, तो अंगूर का क्या होता है? विटिस वेनिफेरा। आए बात समझ में? ये तो क्या, अब देखो अगर बात की जाए आपसे केले की, तो केले के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। उसकी मात्रा कितनी होती है? 27%, यानी कि 27%। अगर बात की जाए आम के अंदर, तो आम का क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? फलों का राजा। फलों का राजा। आगे देखो पपीता। पपीता क्या होती है? पपीता कौन सा प्लांट है? पपीता एक शॉर्ट मतलब 1 वर्ष के अंदर फल देने वाला प्लांट है। और पपीता की बात की जाए तो पपीता के अंदर क्या होता है? विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। और वो क्या होता है? 2020 IU इंटरनेशनल यूनिट। अगर बात की जाए आपसे अंगूर की, तो अंगूर क्या कहता है? विटिस वेनिफेरा। कौन सा होता है? विटिस वेनिफेरा। और अंगूर में आपको मुख्य पॉइंट ध्यान रखना है कि अंगूर से क्या बनाई जाती है? शराब। क्या बनाई जाती है? शराब। और अंगूर के जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। आए बात समझने? ठीक हो। यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि सिट्रस फलों में, कौन से फलों में? नींबू वर्गीय सिट्रस फलों में डी ग्रीनिंग के लिए किस वर्धी नियामक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि डी ग्रीनिंग करने के लिए अपने को कौन सा पादप वर्धी नियामक का प्रयोग करना पड़ेगा? तो देखो ABA, GA3, इथाइलिन, MH। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ कि कौन से रसायन का प्रयोग किया जाएगा? बताओ बताओ। सिट्रस फलों में डी ग्रीनिंग। पहले बताओ डी ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? डी ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? तो देखो डी ग्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जो फलों का क्या है, जो प्राकृतिक रंग है, जो प्राकृतिक फल जब पकते हैं तो हरे रंग के रहते हैं, उस हरे रंग को रिमूव करना, यानी कि उस हरे रंग को हटाना क्या कहलाता है? डी ग्रीनिंग कहलाता है। और डी ग्रीनिंग के अंदर कौन से रसायन का प्रयोग लिया जाता है? तो देखो डी ग्रीनिंग की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है? फलों के प्राकृतिक हरे रंग को हटाना, और वो क्या कहलाता है? डी ग्रीनिंग। अगर बात की जाए ABA, तो ABA के बारे में देखो पहले। ABA कौन सा हार्मोन है? ABA का एक उपनाम होता है, इसी को कहते हैं तनाव हार्मोन। क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। और जो स्ट्रेस हार्मोन है ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अपने ABA को। अगर बात की जाए GA3 की, तो GA3 का क्या कार्य होता है? GA3 क्या कौन सा कार्य होता है? ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेसिस। कौन से कार्य? ये पादप वर्धी कारक है। कौन से? पादप वर्धी कारक। अगर बात की जाए इथाइलिन की, तो इथाइलिन का क्या कार्य होता है? फलों को पकाना। क्या कार्य होता है? फलों को पकाना। देखो अगर बात की जाए, अब देखो अगर मान लो फलों के पकाएंगे तो पकाने पे कौन सा रंग प्राप्त होगा अपने को? परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? रंग परिवर्तन। और रंग परिवर्तन होगा तो अपने डी ग्रीनिंग को परिवर्तन कर रहे हैं, तो अपने कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाएगा? इथाइलिन का। ऑप्शन नंबर सी। अगर बात की जाए MH की, तो MH का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? मेलिक हाइड्रोजाइड। क्या होती है? मेलिक
हाइड्रेजाइड। और जो मेलिक हाइड्रेजाइड इसका किसका भी प्रयोग लिया जाता है, इसको रोका जाता है अंकुरण को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए, अंकुरण को रोकने के लिए। जो मेलिक हाइड्रेजाइड इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, रोकने के लिए। और अंकुरण को किसमें रोकेंगे, प्याज व लहसुन में। देखो ये तो आपके सामने जो आपने पादवर्धी हार्मोन है उनके क्या प्रयोग है, तो देख लो आप। ABA तनाव हार्मोन हार्मोन कहा जाता है। G3 का पादवर्धी कारक हार्मोन है, इथाइलिन फलों को पकाया जाता है और रंग परिवर्तन कर देता है। और मेलिक हाइड्रेजाइड का क्या प्रयोग है, अंकुरण को रोकता है और प्याज और लहसुन के अंदर। क्या बात समझे। अब डीग्रीनिंग करने के लिए अपने को टेम्परेचर लिखना पड़ेगा कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है। तो डीग्रीनिंग के लिए तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या की जाती है, डीग्रीनिंग की क्रिया की जाती है। आगे देखो नेक्स्ट, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट, भंडारण से पूर्व खेत की उष्मा को शीघ्र क्या कहलाता है। अर्थात किसी भी फल का या किसी भी सब्जी का भंडारण करना चाहते हैं, उससे पहले जो क्या भरी हुई उसके अंदर फील्ड की जो हीट भरी हुई है, उस हीट को कम करने के लिए अपन कौन सी क्रिया करेंगे। देखो प्री कूलिंग, डीग्रीनिंग, वॉशिंग या वैक्सिंग। अगर बात की जाए आपसे कि मान लो मैंने बता रखा है, देखो डीग्रीनिंग का मतलब क्या होता है, तो प्राकृतिक हरे रंग को हटाना। ये तो क्या कहता था आपको बता दिया मैंने पहले, डीग्रीनिंग। और डीग्रीनिंग के लिए तापमान कितना रखा जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो कौन से हार्मोन का, इथाइलिन का। समझ में। देखो नेक्स्ट, अगर बात की जाए प्री कूलिंग की, तो प्री कूलिंग का मतलब क्या है कि प्री कूलिंग यानी कि पहले क्या कर देना, उनको ठंडा कर देना, तो क्रिया क्या कहलाती है, प्री कूलिंग। अगर बात की जाए वैक्सिंग की, तो वैक्सिंग का कार्य क्या होता है, मोम की परत चढ़ाना। मोम की परत चढ़ाना। और इसका कार्य क्या होता है, इसका दो कार्य होंगे। इसमें कितने इफेक्ट पड़ेगा, और दो। फर्स्ट तो क्या बढ़ेगा, चमक, और दूसरा क्या पड़ेगा, फलों को पकने में देरी। फलों को पकने में देरी। आए बात समझ। ये था आपने कौन सा, वैक्सिंग। आगे देखो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट को पढ़ो अच्छे से, इसका आंसर कमेंट करना तुम्हारा। निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात एक कथन ऐसा है जो गलत है, बताओ। बाग लगाने की पंचभुजाकार विधि मुख्य पौधों में फलन से पहले पूरक पौधों को हटा देना चाहिए, दिया जाता है। यानी कि जो पंचभुजाकार विधि है, इसमें मुख्य फल देने से पहले कौन से पौधे को, इस मध्य वाले पौधे को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बिल्कुल सही। बाग लगाने की आयताकार विधि में पंक्ति से पंक्ति की तुलना में पौधे से पौधे की दूरी अधिक रखी जाती है। ठीक है साहब। बाग लगाने की त्रिभुजाकार विधि का प्रयोग सघन रोपण प्रणाली में बाग लगाने के लिए करते हैं। यानी कि बाग लगाने की कौन सी विधि, त्रिभुजाकार विधि। कहां पर करते हैं, सघन रोपण, यानी कि जहां पर अधिक पौधे लगाने हैं वहां पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है, त्रिभुजाकार विधि का। देखो आगे, बाग लगाने की षटभुजाकार विधि महंगी उपजाऊ भूमि में बाग लगाने के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो। अगर किसी बच्चे को फलोद्यान लगाने की विधियां पता है तो वो इसका एक्सप्लेनेशन करेगा। बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करो, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी बताओ भाई साहब, कौन सा आंसर रहेगा। हाँ देखो इसका क्या रहेगा कि पंचभुजा मुख्य फलों पूरे पौधों को हटा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि पंचभुजाकार विधि के अंदर क्या किया जाता है, जो मुख्य पौधे लगे हुए हैं, मुख्य पौधों से कौन सा पौधा, पूरक पौधा, यानी कि जब मुख्य पौधे फलन देने लगे उससे पहले क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। आई बात समझ में। देखो नेक्स्ट, और जो पूरक पौधा है इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, अधिकतर किया जाता है पपीता का। किसका किया जाता है, पपीता। पपीता के अलावा किसको लगा सकते हो, केला, पपीता या केला। आगे देखो नेक्स्ट, बाग लगाने की आयताकार विधि में पंक्ति से पंक्ति की तुलना में पौधे से पौधे की दूरी अधिक रखी जाती है। ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। ये देखो, ये प्लांट से प्लांट डिस्टेंस तो क्या है, कम, क्या है, कम, लेकिन दूरी इसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या है, अधिक। तो क्या होता है, इसके अंदर पंक्ति की दूरी क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। और जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे से पौधे की दूरी अधिक रखी जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी तो कम है और लाइन से लाइन की दूरी अधिक है। आगे देखो, बाग लगाने की त्रिभुजाकार विधि का प्रयोग सघन रोपण प्रणाली में बाग लगाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। अगर मान लो कहाँ पर क्या करना है, अधिक पौधे लगाने हैं, तो अधिक पौधे को लगाने को बोलते हैं अपना HD, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग। उसके लिए क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। बाग लगाने की कौन सी विधि, षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि में क्या होता है, महंगी उपजाऊ करने के लिए उपयुक्त है। देखो आगे, उद्यान कौन सी
विधि अपनाई जाती है, यानी जो उद्यान लगाने अपने को तो सर्वाधिक उपयोग में कौन सी विधि ली जाती है? तो सबसे सरल विधि, सबसे सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि। षटकोण, सीढ़ी नुमा या त्रिकोणीय? देखो इसका आंसर क्या रहेगा? वर्गाकार। वर्गाकार के बारे में आपको ध्यान रखना है क्या कि सबसे सरल विधि, सबसे सरल विधि यानी कि पौधे लगाने की सबसे सरल विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली, नेक्स्ट क्या होता है? इसमें क्या कहता है? कृषि कार्य सुचारू। कृषि कार्य क्या रहेगा? सुचारू रहेगा। आगे देखो, अगर बात की जाए षटकोण की, तो षटकोण के अंदर क्या होता है? महंगी भूमियां, अगर जो महंगी भूमि है या शहर के पास, वहां पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? षटकोणीय। सिड्डी नुमा कहां पर अपनाई जाती है? जहां पर क्या हो? पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। अगर त्रिकोणीय कहां अपनाई जाती है? जहां क्या करना अपने को? टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी भूमि वाला क्षेत्र, वहां पर कौन सी विधि ली जाती है? त्रिकोणीय या त्रिभुजाकार विधि। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरूद का बाग लगाने की मेडो विधि। 2 × 1 मीटर से बाग लगाने पर प्रत्येक अमरूद के पौधे लगेंगे। तो ध्यान रखना, देखो मेडो विधि, मेडो विधि का जो विकास हुआ, विकास कहां से हुआ? इजराइल से। इस विधि का जो भारत में प्रयोग, अगर बात की जाए मेडो विधि का, इनकी भारत में कहां प्रयोग में लिया जाता है? तो भारत में इस विधि को अपनाया गया था पहले CISS, और ये कहां? सेंट्रल इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी, लखनऊ यूपी के अंदर सर्वप्रथम इस पर कार्य किया गया। तो कौन से फ्रूट्स पे किया गया? इस पर सर्वप्रथम लगाए गए कौन से पौधे? अमरूद के। और जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी R/P, उनकी R/P की जाए 2 × 1 मीटर, अर्थात 1 हेक्टेयर के अंदर कितने पौधे लग जाएंगे इसके? 1 हेक्टेयर में बात की जाए तो इसके पौधे लगेंगे कितने? 6400। कितने लगेंगे? 6400 पौधे। छोटे छोटे 6400 नहीं, 5000। कितने लगेंगे? 5000। आए बात समझ में? और आई क्या बात समझ में? क्यों? भी देखो, अगर मान लो R/P रख रहे हैं अपन, तो अपने को पता है कि ऊपर क्या रखेंगे? एक हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000। तो 2 × 1 कितने हुए? बराबर 2 एकम 2, और 2 में 10, 10 का बाल कितने आगे? 5000 पौधे। देखो आगे, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फल वृक्षों के लिए लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? तो कितने लगाएंगे? 15%। कौन सी विधि के अंदर? अगर मान लो किसकी तुलना में लगा रहे हो? वर्गाकार की तुलना में। और मान लो अगर किसमें लगाने चाहते हो? अगर मान लो पंचभुजाकार विधि में लगा रहे हो, कौन सी विधि के अंदर? तो पंचभुजाकार में। तो पंचभुजाकार में कितने लगेंगे? 2 गुना। दो गुना अधिक पौधे। देखो आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल और उसका मूल स्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। जर्सी कहाँ की है? जर्सी द्वीप। और जर्सी द्वीप कहाँ है? इंग्लैंड में। होलिस्टिन फ्रिजियन हॉलैंड की। राठी पश्चिमी राजस्थान की। मेवाती मध्य प्रदेश की। ध्यान रखना, जर्सी द्वीप कहाँ की है? जर्सी द्वीप पड़ता है इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड के अंदर। तो कहाँ की नस्ल है? इंग्लैंड की। अगर बात की जाए होलिस्टिन फ्रिजियन कहाँ की है? हॉलैंड। और हॉलैंड कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। देखो, और पश्चिमी राजस्थान कौन सा आगे? इसके अंदर आगे जोधपुर, गंगानगर, ये सब कौन से जिले हैं? पश्चिमी राजस्थान वाले। और मेवात प्रदेश कहाँ है? ये है अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। और जो मेवात पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा। देखो, और जर्सी के बारे में क्या देना है? सर्वाधिक वसा प्रतिशत। सर्वाधिक वसा प्रतिशत। और कितने परसेंट होती है? इसकी ध्यान रखना, कितने परसेंट होती है? 5%। देखो आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी गायों में सबसे लंबा दूध का गाय की किस नस्ल में होता है? मेवाती, जर्सी, आयरशायर, रेड डेन। तो जर्सी के अंदर कितना होता है? 5,000 नहीं 4,000 सॉरी 4,000 लीटर प्रति बयान। मेवाती कहाँ की है? हरियाणा की, हरियाणा का मेवात जिला। अगर बात किया आयरशायर कहाँ की है? स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड की। अगर बात है रेड डेन, तो रेड डेन कहाँ की है? डेनमार्क। में यह था नस्ल। अगर बात की जाए एक और बच गई अपनी, कौन सी? जर्सी। जर्सी क्या? एचएफ, होल्स्टीन फ्रीजियन। इसका दूध कितना होता है? इसका दूध होता है 6,000 लीटर प्रति बयान। और क्या है ये? सबसे भारी नस्ल। में ये तो अपना आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने क्वेश्चन खत्म हो गया। आज यही सीरीज थी, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए। आपको पता है आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना फॉर्म भरने की डेट कब है और इसका क्या करना, देख लो आप। आपको फॉर्म भरने की डेट आपके 28 अप्रैल से 28 मई की 1 मंथ का आपके पास टाइम है। और एग्जाम डेट है कब है? 29 जून को, जो अभी जेट की एग्जाम डेट हुई है। ठीक है, अभी तक की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल और अपनी तैयारी को और दमदार बनाइए, जबरदस्त बनाइए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए और अपने घर, परिवार और संस्थान का नाम रोशन करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।